सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम और पैलग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य के सबसे खूबसूरत जिले चंपावत की। वही चंपावत जो एक वक्त कुमाऊं की राजधानी हुआ करता था। इस चंपावत को कुमाऊं का प्रथम नगर होने का भी गौरव प्राप्त है। प्राकृतिक सौंदर्य की अगर बात करें तो पूरे चंपावत जिले को प्रकृति ने अपनी खूबसूरती से दोनों हाथों से नवाजा है। लेकिन उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी जिलों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की खूबसूरती के पीछे की अनदेखी तस्वीरें निराश करने वाली हैं। बेशक हम आज अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हों, बेशक आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हों, बेशक हमारी सरकार, हमारे नेता पहाड़ों के अंतिम गांव तक सड़क, बिजली, पानी और अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का दावा करते हों, बेशक हम पहाड़ों की जवानी और मिट्टी पानी को पहाड़ों में ही रोक देने का स्वप्न देखते हों, लेकिन आज वर्तमान में राज्य के पर्वतीय जिलों में दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें सरकार के इन दावों को पूरी तरह से नकारती हैं। टनकपुर ऑल वेदर रोड पर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर आगे धौन और धौन कस्बे से थोड़ा सा आगे बस्तियाधार से 4 किलोमीटर नीचे की तरफ एक बेहद खूबसूरत गांव है मझेड़ा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस गांव की छटा देखते ही बनती है। शांत वादियों के बीच हिमालयी पक्षियों के गीतों की मधुर आवाज मन को सुकून देती है। गांव के दोनों ओर नम भूमि और चरागाह गांव की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर से बने अत्यंत व्यवस्थित मकान इस गांव की पुरानी संस्कृति की गवाही देते खड़े नजर आते हैं। इतना सुंदर गांव होते हुए भी इस गांव के लोग इस गांव को छोड़कर चंपावत, टनकपुर या खटीमा बसने पर क्यों है मजबूर? इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने आज हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है चंपावत का मझेड़ा गांव। तो हम चल दिए हैं। मेरे साथ हैं गंगाधर भट्ट जी, और जो मुझे रास्ते में रोड में मिले थे, तो उनकी वजह से ही मेरा यहाँ पे गांव जाना संभव हो पाया, क्योंकि मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। भौगोलिक लोकेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो धौन से ठीक नीचे, मैं आपको धौन दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो देखिए मेरे ऊपर आपको धौन नज़र आ रहा है। ये सामने जो टॉप में है ये आपको धौन नज़र आ रहा है। आपने अक्सर टनकपुर से चंपावत जाते वक्त या चंपावत से टनकपुर जाते वक्त धौन कस्बा देखा होगा। तो ये धौन से बिल्कुल भौगोलिक कंडीशन से नज़दीक में है ये मझेड़ा। तो मैं पहुंच गया हूं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बिल्कुल, एक तो आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है। ये देखिए, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है मझेड़ा। तो इसके ऊपर जो आपको लाइन नज़र आ रही है, गधेरा, जो गधेरा टाइप का नज़र आ रहा है, उसी में से मलबा आकर के लगातार बरसातों में आता है और गांव वाले डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो ये देखिए, ये गांव आपको नज़र आ रहा है। तो एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में ये गांव बसा हुआ है, जहां पर अगर कभी भी कोई बड़ी आपदा अगर आती है कुदरत की, तो बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, लगभग सारे घर आपको खाली नज़र आ रहे होंगे बाएं साइड के। कुछ एक आध घर ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे शायद लोग रहते होंगे। बाकी जो स्थिति है वो गांव में जाकर ही पता लगेगी। तो हमने चलना शुरू कर दिया है। अभी तो नीचे जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाने में मेरी आफत आने वाली है। और हमारा फेवरेट काफल का फल, जिसे हम गर्मी का सीज़न आते ही बहुत खाना पसंद करते हैं। ये देखिए, काफल पकने शुरू हो गए हैं। हल्के हल्के लाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं आया है, उतने नहीं पके जिसमें पेड़ पे हमला बोल के इसको खाया जा सके। हफ्ते 10 दिन का समय अभी काफल खाने के लिए और है। कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। मैं
इस गांव की अनदेखी कैसे की गई है, ये एक बड़ी बात है। देखिए ज्यों-ज्यों गांव नज़दीक आता जा रहा है और मेरी उत्सुकता भी बढ़ रही है और गांव की खूबसूरती भी पूरी तरह से नज़र आ रही है। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी भौगोलिक कंडीशन है वैसे कहा जाए तो इस गांव की, और खुला खुला ये एरिया है। तो लगभग पहुंच चुका हूं मैं गांव के पास, और आप देख सकते हैं रास्ता भी नहीं है। वो एक पुल जैसा नज़र आ रहा है, वो शायद ये गधेरे में जब इस नदी में जब बाढ़ आई होगी तो शायद वो ध्वस्त हो गया होगा। अब मुझे ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है। देखिए ये आप खुद ही देख सकते हैं, गांव के प्रति नेताओं की उदासीनता का एक साक्षात नमूना यहाँ पर नज़र आ रहा है। गांव में जाने के लिए एक आदत रास्ता तक नहीं है। अब मुझे इस नदी को पार करके जाना पड़ेगा। देखिए हालांकि अभी ये नदी कम है, लेकिन जब बारिश होती होगी तो ये नदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी। फिर कैसे रास्ते का उपयोग गांव वाले करते होंगे, किस रास्ते का उपयोग गांव वाले करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, पहले ही इतनी समस्याओं ने मेरा स्वागत किया है। अब मैं गांव पहुंचूंगा, उसके बाद लोगों की समस्याएं जानूंगा, तो हो सकता है गांव में प्रवेश करते ही मुझे इतनी समस्याओं ने मेरा स्वागत कर दिया है, रास्ते की और रोड से दूरी की। जब मैं गांव पहुंचूंगा तो गांव के लोग अपनी समस्याओं का एक पुलिंदा लेकर के मेरे सामने कैसे आएंगे, ये मैं अभी से सोच रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की। तो कैसे लोग ले जाते होंगे बीमारों को और गर्भवती महिलाओं को, सीरियस पेशेंट को कैसे लोग ले जाते होंगे, ये बड़ी समस्या के तौर पर मुझे पहले ही नज़र आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ उस समस्या को। इस गांव की दूसरी बड़ी समस्या है बरसातों में गांव के चारों ओर से घिरे नदी गधेरों में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि हफ्तों तक गांव वालों को घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। इतनी सारी समस्याओं के बीच गांव में कोई रहे भी तो कैसे रहे। नतीजतन आज गांव में 10 से 12 परिवार रह गए हैं, जहां एक वक्त यहां पर 100 से अधिक परिवार रहा करते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन और रोजगार के चलते गांव के लोग अपने सुंदर गांव को आंशिक या पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं। अरे ये ठंडा पानी आ गया, देखिए नौले का। इसमें हम ठंडा पानी पीते हैं, पानी भरते हैं। लेकिन आमतौर पर कहा जाए, पहाड़ों में अगर बहुत चीज़ नहीं है तो बहुत चीज़ें हैं भी। तो जो प्रकृति द्वारा दी गई हम लोगों को नेमते हैं, उनमें से पानी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है हमारे जीवन की। ये पानी फ्रिज को मात कर रहा, फ्रिज को। मैं दावा करता हूँ इस बात का, इससे ठंडा पानी आपको इस गर्मियों के सीजन में कहीं नहीं मिलेगा। ये प्राकृतिक स्रोत का पानी है। तो थोड़ा सा विश्राम करने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद और पेट भर पानी पीने के बाद अब मैं फिर से चल पड़ा हूँ। ये देखिए, ये रास्ता जब पानी आने की स्थिति में, ये तो मुझे लगता है बिल्कुल बंद हो जाता होगा। ये मैं इसको अभी से कह सकता हूँ इस बात को। देखिए कितनी खतरनाक स्थिति है। अगर जब कभी रौला और गधेरा आता होगा तो किस तरीके से अपने वेग से यहाँ पर हलचल मचाता होगा, ये तस्वीरें आपको साफ कह रही हैं। लेकिन बहरहाल अब बाकी दूसरे हिस्से को गांव में जाकर गांव के लोगों से बातचीत करके ही आपके सामने बताना मेरे ख्याल से अब ठीक होगा, क्योंकि अपने मन से बहुत ज़्यादा कयावतें नहीं लगानी चाहिए। हो सकता है तस्वीर यहाँ पर कुछ और हो। इस गांव का पहला घर नज़र आया, देखिए। ये भी काफ़ी पुराना मालूम पड़ता है, लेकिन ये भी छोड़ा हुआ है और इसका साफ़ सफाई तो कर रखी है हालांकि, लेकिन मुझे लगता है किसी न किसी रूप में इसको किसी न किसी घास रखने के यूज़ में इसको लाया जाता होगा। देखिए आम भी लग रहे हैं यहाँ पर। आम और काफल का एक साथ यहाँ पर हो, सोचिए कैसी जलवायु यहाँ पर होगी। आम भी आने शुरू हो गए। देखिए इससे थोड़ा ऊपर मैंने आपको काफल दिखाया था, ये अब आम आप देख सकते हैं। तो यहाँ की जलवायु लगभग हमारे गांव की जैसी ही है, क्योंकि हमारा गांव जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारा गांव भी, वहाँ भी काफल भी होते हैं वहाँ, और आम भी वहाँ पे होते हैं, और सेब भी कभी कभी हो जाता है।
तो इस तरह की जलवायु वाले गांव जो हैं वो बहुत कम होते हैं पहाड़ों में। ये देखिए, ये मंदिर है, जय हो। ये गांव का मंदिर है, लग रहा है ये इसको नया बना रखा है, अभी जीर्णोद्धार कर रखा है, इसका जीर्णोद्धार किया हुआ है। ये एक घर और नजर आया, देखिए कोई अभी तक आदमी नहीं मिला है, लेकिन घर मुझे जो बंद घर है वो स्वागत कर रहे हैं मेरा। ये देखिए, ये वाला घर तो बिल्कुल ख़त्म, मुझे लग रहा है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हर पहाड़ में लगभग हर गांव की यही समस्या है, पलायन से खाली हो चुके घर, और वो अक्सर अपनी कहानी कहते हैं। अभी मैं और चलना मैंने शुरू किया है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी आगे आगे देखिए कहाँ तक इस गांव में यात्रा मेरी कहाँ तक समाप्त होती है। लेकिन ये देखिए जो दृश्य मुझे नज़र आ रहा है, जो दृश्य आपको नज़र आ रहा है, वो मुझे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं नीचे इक्का दुक्का घर को छोड़ के लगभग सारे खाली नजर आ रहे हैं। देखिए, ये वाला घर भी है, ये पक्का बनाया हुआ है, लेकिन ये भी खाली नजर आ रहा है। देखिए, ताला महाशय लटके हुए हैं, इधर भी ताला। एक घर मुझे मिला है, एक महिला यहाँ पे बैठी हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ पहले। नमस्कार। हैं आप ही यहाँ तक आए हैं, गांव तक? हाँ। गाड़ छी हम भगना डर लागी यहाँ के उन्होंने जैसे मल्ली रोड काटी तब बटा हम तो खतरे से बहुत तब बटा खतरे से तब बटा अभी हम तो गढ़ बगा ली गए नदी आए तो थोड़ा दी दीवार तो फिर उले ली गए दीवार लेके। हो गांव में रह रही महिलाओं ने बताया कि आजीविका के लिए वे पशुपालन करती हैं। गांव के ज्यादातर पुरुष चंपावत, टनकपुर, खटीमा या फिर प्लेन के मैदानी क्षेत्रों में रोजगार के लिए चले गए हैं। घर खाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज हो जाता है। जंगली जानवर, ये समस्या तो सब जगह है। ये जो जंगली जानवरों की समस्या हो गई है, ये लगभग आज पहाड़ के हर गांव में हो गई है। आप कितना भी मेहनत करें, कितना भी पैसा लगाएं खेती में, कितना भी अपना वक्त लगाएं, लेकिन आखिरी में कुछ नहीं मिलता, कुछ हाथ नहीं आता। बहुत धान हो गया, मुंडवा हो गया, गेहूं हो गया, अब इन जानवरों को सब छोड़ी। तो गाय भैंस कितनी है आपकी? 4 भैंस हैं। क्या बात, बड़ी मेहनत लगती होगी यार 4 भैंसों में तो। भैंसों को जंगल छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर भैंसों को जंगल छोड़ने का रिवाज है। हमारे वहाँ गाय जंगल छोड़ी जाती है, भैंस घर ही रहती है। बरखा आ गए हम भाई जानो यहाँ अब नदी को जो आ गए ढीकला ये मजी का या मल्ली गिर में हिट गिरा यहाँ का यहाँ। अच्छा, क्या के बाद दुहरा मकान में हिट अब यहाँ ये मो इतना मकान भाई था, हमर बगल ला ये मो उसई भाई इतना पर पोलवेरा साल इतना बैठा ये मो बिटिन लोग तो धारा नीच गए इतना है ये लुट्टा झाड़ घास कहाँ गया भाई यहाँ पर इन बतून हनुआ तब भीतरे अब फिर भाजा कहाँ भाजा हम लोग आप धोन तो धोना है थे सब आ डालो जब मठा ये पेड़ इतना किमलो उन्नीस गयो ततना आमो पेड़ उन्नीस गयो जो मठा ये इतना ये आंगन में टकरा गए हम लोग वहाँ भाग गए। एक घर ये घर भी खाली है? ये घर भी खाली है। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा ही उसका काम हो रहा है लकड़ी का। हाँ, ऊपर आवाज आ रही थी। हाँ, ये देखिए लकड़ी का काम हो रहा है यहाँ पर, दरवाजे के लकड़ी वो बन रहे हैं शायद। हाँ है, सबसे ही खतरा 18 मकानों को ना। तो आप लोग तो एकदम से खतरे के बीचों बीच एकदम रह रहे हो, खतरे के बीचों बीच ही रह रहे हो आप। वहाँ चले गई वो। हाँ, बाढ़ वहाँ चले गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गई है, वो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं गांव की जो लोग हैं किस दहशत में आप जी रहे होंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है, जो नदी की जो हद है। आप भी आ जाओ। देखिए, ये वाला गधेरा है जिससे यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। ये वाला गधेरा है। जब ये बारिश में आता होगा तो समझिए इन गांव वालों को क्या इन पे बीतती होगी। लेकिन फिलहाल ये लोग प्रिकॉशन लेते हुए यहाँ से जा चुके हैं। जो ये आपको घर नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से जा चुके हैं। ये यहाँ पे नहीं रहते हैं क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ बच्चे, क्या हाल है?
क्या नाम है अच्छे? भुवन नाम है तुम्हारा? अच्छा, आज स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टी है? किस चीज़ की? अच्छा, पता नहीं है। यहाँ पे नदी की हमें डर लगती है। जब बारिश का मौसम होता है तो रात में नींद भी नहीं आती है डर के मारे। बहुत खतरा है, इधर से भी है और पीछे साइड से भी। पीछे साइड से भी है। जी। तो ये जो गधेरा आ रहा है, ये बारिश में कितना ज्यादा आ जाता है? बहुत ज्यादा आ जाता है। मकान जाने की भी डर लग जाती मकान है। जाने की डर लगती है। हाँ, बारिश के डर से नींद नहीं आती है कि तो कहीं क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि वो हमारे लिए कहीं और जगह देखें आपके लिए विस्थापन कहीं और दूसरी जगह करें। दूसरी जगह किया जाए, ये आपकी समझ है। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? पार्वती। पार्वती घाट। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मकान नहीं है, ये वाला है हमारा घर। रहने के लिए मकान भी नहीं है, भागने पड़ से बर्फ में नहीं, हम एबट उबट से दौड़ हूँ से आसान लगे सब दौड़ जाना। जब ज्यादा बारिश आती है तो हो ज्यादा बारिश आ गई। आपके कितने बच्चे वगैरह? आपके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, यहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं? यहीं रहते हैं, छोटे हैं। अच्छा। हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ ऐसे ही है, लेबरी काम कर रहे हैं, जहाँ मिल जाए। हाँ। तो ये वाला आपका घर हुआ ना? तो हाँ। चलिए, ये अपने ये बता रही हैं कि कभी अगर आपदा में अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है हाँ। तो इनके बाहर रहने के लिए भी जगह। तो आप क्या चाहते हैं? हाँ, मकान दीजिए हमको तो। मकान? हाँ, ये आप कहना चाहते हैं हाँ, सरकार से? हाँ, सरकार से इनको हम कहना है हमें तो मकान चाहिए। मकान ही, हाँ, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। खाली। हाँ, चिकित्सा सुविधा की अगर बात करें तो गांव वाले बताते हैं कि इस गांव से 4 किलोमीटर ऊपर धौन स्टेशन में एएनएम सेंटर और सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन मरीज को अचानक आपातकाल इलाज न मिल पाने की स्थिति में चंपावत या खटीमा ले ही जाना पड़ता है। उस पर भी मरीज को ऊपर सड़क तक ले जाने का एकमात्र जरिया पहाड़ों में काम आने वाली डोली या चारपाई ही होती है, जिसे 2 लोग मिलकर ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी आदमी न मिल पाने की स्थिति में भी मरीज की जान पर संकट बना रहता है। किसी ग्रामीण के गंभीर बीमार होने पर यदि 4 आदमी इकट्ठा न हो तो मरीज का बचना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सड़क न होने की वजह से सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय या बुजुर्गों को अस्पताल ले जाने वक्त आती है। वो तो हुआ ही खतरे के, उसमें तो जीना मुश्किल हो रहा है। रात को नींद नहीं पड़ती है, जब नाला आता है तो फिर ऐसे ही थरथराहट हो जाता है, भाई क्या होता है कैसा होता है ना। कहाँ नींद आती है ऐसे में, क्योंकि एकदम नाला जब घड़घड़ाहट करता है तो पूरे मकान हिल जाते हैं। यहाँ अगल बगल में ना पूरी धड़धड़ाहट हो जाती है, ऐसा दस्त का है कि मकान बह तो नहीं गया। कहीं गवर्नमेंट कुछ व्यवस्था करे तो वो ठीक ही है। कहीं और विस्थापन किया आपको। हाँ, लेकिन उसके बाद भी आप कहेंगे हम अपना गाँव नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या होगा? ये भी समस्या है। नहीं वो समस्या है तो ऐसे समाधान हो जाए, जैसे इसका अगर इधर पक्की वो दीवारें फिर बन परमानेंट जाएगी। सोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, वो 10 साल में फिर कोई बड़ी आपदा आएगी, फिर वो टूटेगा। हाँ, फिर वो टूटना तो है ही है वो तो। हाँ, जब से रोड कटिंग हुई तो तब से यहाँ जो तो मकानों का खतरा ही है हमारा, तो हम परेशान हैं। यहाँ से भागने को डर लगती है कि दिल कब का- कोई अनहोनी हो जाए। दिल का आता है, तो हमारी व्यवस्था की जाए। जा कर धान हो जा कर पीड़ा हो जा, हम तो ये हाल है रे हमारे गाँव का। हाँ, कस खेतों में कस धनिया मेथी सब चीज हुई है। आज सब ये ऐसे बगदेर हाल है ज्ञानी ने। हाँ, कस खेती पाती हमर जति खेत पाती यहाँ सब कुछ हमारे यहाँ डिजाइन भाई मोर। और आए हमारे हम दोहरा गाँव में डालने यहाँ बगल में यहाँ बगला गया, हमें कभी लागरा पथार बगे, हमारा कोई खेत बगया, कभी गोरबा से बग गए, कभी किया गयो, सब बर्बाद है गए हमारे यहाँ। मेरा नाम रमेश चंद्र भट्ट है। मैं ग्राम मझेड़ा ग्राम पंचायत बशियाकोट का निवासी हूँ। यहाँ एक गाँव गदेरे जब से एनएच रोड कटी, कानून बिल्कुल खतरा हो गया है। साइडों से क्रेट वायर नहीं थी, सब वो सब बह चुकी हैं। यहाँ पूरा ये जो मकान है उनमें दरार आ चुकी हैं, और जितने पुल थे पुल सब मिट्टी पलीत हो गए हैं। वहाँ चलने लायक कोई जगह नहीं बची है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि एक बार इधर भी ध्यान दीजिए। यहाँ से पूरा प्लान हो चुका है गाँव 80। हाँ, पूरा ऊपर रोड हेड में चले गया, और ऊपर जो रोड है वो बस्टियाकोट है एनएच ऊपर, वहाँ भी पूरा नीचे भूधसा हो रहा है। मेरा ये कहना है कि इधर आगे तो रोड चाहिए, हमें अपने गांव में मझेड़ा रोड पहुंचा है शासन से।
हाँ, और उसके बाद एक क्रेट वायर है, चकडाम है, जिससे भूमि सुधार भी होगा और खेती भी होगी। चकडाम होंगे, क्रेट वायर होंगे तो जमीन भी बचेगी। लगातार रोड से 2014 से लड़ रहे हैं, अभी इसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक रोड है धौन बडोली, ये शासन प्रशासन की अनदेखी के या फिर एक तरफ झुकाव कहें, पूरी ये रोड सोला से बडोली पहुंचा दी है। अच्छा। हाँ, और जो रोड है उसमें पूरी नाबलंड मझड़ा बस्तियागुंड की गई है। अभी तक पैसा भी उसका कोई रिकवरी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। शिक्षा व्यवस्था पर गांव के लोग कहते हैं कि गांव में एकमात्र प्राइमरी स्कूल है जिसमें वर्तमान में मात्र 3 बच्चे और 1 टीचर हैं। बाकी 6 से 12वीं तक के बच्चे पढ़ाई के लिए गांव से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर धौन स्थित इंटर कॉलेज में जाते हैं। गांव से धौन तक का रास्ता घने जंगलों के बीच में से है। कई बार इन बच्चों का सामना रास्ते में बाघ से भी हो चुका है। बाघ और अन्य जंगली जानवरों के भय से बच्चे कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। शाबाश, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, हमें रोड चाहिए, हमारी नदी में बनाइए, हम समस्या से परेशान हैं। अच्छा, और क्या चाहते हो? हमें रोड चाहिए। रोड चाहिए, और रोड के अलावा और क्या चाहिए? और स्कूल। स्कूल यही चाहिए आपको? अब यही पढ़ना चाहते हो? हाँ। कितने पढ़ते हो अभी? अभी कहाँ पढ़ते हो? शिशु मंदिर चंपावत पढ़ते हो? आप इस गांव में रह करके पढ़ना चाहते हो? ये देखिए कितना बड़ा मैसेज है। ये छोटी सी बच्ची है, लगभग मुझे लगता है 5 साल की भी नहीं होगी। ये चाहती कि मैं यहीं पढ़ूं, लेकिन यहाँ पे रोड चाहिए और स्कूल चाहिए। अच्छा, बारिश आती है तब अंदर जाते हैं, बारिश आती है हम रात को सो नहीं पाते। चलो ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस छोटी सी बच्ची का दर्द और चेहरे का भय आप इसकी मासूमियत भरी बातों से साफ समझ सकते हैं कि समस्या वाकई में कितनी गंभीर है। ये बच्ची गांव में रहकर ही पढ़ना चाहती है, बशर्ते गांव में सड़क और स्कूल की सुविधा तो दुरुस्त हो। और जिला मुख्यालय यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, यहाँ से चंपावत। अब ये धामी जी का विधानसभा क्षेत्र भी है यहाँ पर। तो हमारे जो गांव है उसकी मेन समस्या है रोड। अगर यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी हो जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी जब आप यहाँ को आए थे, वहाँ पर कितना बढ़िया गांव है, मतलब पूरी उपजाऊ जमीन है। और सब लोग पहले, मतलब 15 साल पहले तक यहाँ पर ये 100 परिवार यहाँ पर रहते थे। अभी रोड की जो समस्या है, तो इसके कारण क्या करें, यहाँ से थोड़ा पलायन कर गए हैं। कुछ चंपावत चले गए हैं, कुछ ऊपर वाले गाँव में चले गए हैं, मतलब यहाँ धीरे धीरे पलायन हो रहा है। ऊपर से NH जो 12 जो रोड का कटान हुआ था, उसमें यहाँ पर डंपिंग जोन तो बनाए थे, पर जो ये मलबा डाल दिया तो ये बिना डंपिंग जोन के डाल दिया। और उस टाइम तो हमारा तो कोई कार्यकाल था नहीं इस टाइम, ऐसा ना 2018-17 की बात है, 2018-19 हाँ ऐसी बात है। तो सभी मलबा यहाँ डाल दिया। फिर बारिश आई, बारिश ने पूरा बहा दिया है। अच्छा। हाँ, उसके लिए हमने मतलब पूरी अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई थी वो की। NH वालों से बात की, उन्होंने डैम हम लगाए थे एक बार डैम लगाए, फिर बारिश आई, क्योंकि मलबा वो डालते रहते ना, NH से जो भी मलबा आया तो नीचे डालते हैं। ये है NH ना, यहाँ से दिख रहा होगा। हाँ, मैं दिख रहा है मुझे, ऊपर से नजर आ रहा है। वहाँ से जो अभी भी यहाँ से अगर कुछ रोड में बाधा आती है या वो होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि वो मलबा डाल देते हैं। मलबा डालने से फिर दोबारा से ये जो भी डैम लगाए, चक डैम लगाए थे, वो टूट गए। तो आप देख सकते हैं इस गांव की जो ये जमीन है, ये वैसे तो बंजर नजर आ रही है, लेकिन इसका कारण पलायन ही है। तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितने खूबसूरत ये खेत हैं। यहाँ पे क्या नहीं होता होगा। उपजाऊ खेत, उपजाऊ जमीनें कृषि करने वाले लोगों के अभाव में बंजर रह जाती हैं। पहाड़ की जवानी और पहाड़ के मिट्टी पानी को अगर रोकना है तो सरकार को कुछ ठोस कदम उठा नहीं पड़ेंगे, ये तय है। बिना उसके गांव अभी कम खाली हैं, अभी कुछ लोग गांव में इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आने वाले 10 सालों में आपको वो लोग भी नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर एक ग्राम रक्षक देवता का मंदिर मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा सा वहां चल के बाबा से भेंट करते हैं। तो ये सामने आपको जो थान नजर आ रहा है, ये ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनको जमींदार बाबा कहा जाता है। जमींदार बाबा ये हमारे पहाड़ों में आप देखेंगे, जो दूरस्थ जो दुर्गम क्षेत्रों के जो गांव है, वहां पर लोगों ने वो लोग अपने लोक देवताओं को अपने हिसाब से पूजते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कोस कोस में वाणी बदले, कोस कोस में पानी कहा जाता है पहाड़ के हिसाब से। तो वही है, हर क्षेत्र का अलग अलग एक इष्ट होते हैं। तो ये ग्राम रक्षक देवता है जमींदार बाबा।
खासकर हम पहाड़ी लोगों को, हम कुमाऊनी लोगों को अपने लोक देवताओं से बड़ी आस होती है। हम उम्मीद करते हैं, हमारा एक विश्वास होता है, जन विश्वास होता है कि हमारे ये देवता हमारी रक्षा करेंगे मुसीबत में। यही विश्वास हमारी उम्मीदों को जिंदा रखता है। 3 नदियों के बीच में ये गांव बसा होने की वजह से यहाँ की जमीन अत्यंत उपजाऊ भी है, लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से गांव के लोग इस उपजाऊ जमीन में भी खेती कर पाने में अक्षम हैं। जो थोड़ा बहुत साल भर अपने हाटे भाटे तोड़कर कुछ सब्जियां या अनाज उगा लेते हैं, उन लोगों की सारी फसल बंदर, लंगूर, जंगली सुअर और सौल नष्ट कर देते हैं और बाकी की कसर पूरी कर देता है गांव से सड़क तक और सड़क से चंपावत तक का ढुलान और भाड़ा। वो देखिए अंदर चक्की लगी हुई आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए, अगर हमने इन चीज़ों का संरक्षण अगर नहीं किया, ये चीज़ें हमारे भविष्य के लिए रह जाएंगी, भविष्य के लिए भी नहीं रहेंगी। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम इन चीज़ों को नहीं दिखा पाएंगे। हमारे पुराने समय में अनाज पीसने का एक माध्यम हुआ करते थे घट, जो कि धीरे धीरे सभी क्षेत्रों से लगभग अब विलुप्त होने के कगार पर है। सुनसान हो चुके ये मकान, ये बाखलियां आज भी गांव के लोगों के सुख और दुख की साक्षात गवाह है। बच्चों के पैदा होने की किलकारियों से लेकर हमारे बुजुर्गों के जाने के गम आज भी इस गांव की हवाओं में गवाही के रूप में मौजूद है, जो मानो एक बार फिर खाली हो चुके इन गांवों को फिर से बसाने की पुकार लगा रहा है। शादी विवाह के मंगल गीतों से लेकर बेटियों की विदाई के आंसुओं की महक, झोड़ा चांचरी व लोक गीतों की मधुर धुन, लोक त्योहारों को मनाने का हर्षोल्लास, क्या क्या नहीं देखा होगा इन बाखलियों ने। छोड़कर चले आए वहां रहकर भी क्या करते, कोई अपना नहीं था वहां तो वहां मरकर भी क्या करते। हमारा तो यह है कहना, नींद है हमें आपदा के गिरे। यहाँ ऊपर से रोड कटिंग हुई, डबल रोड कटिंग हुई, तो वहां से तो गिर गए, पूरी हमारी बस्ती नीचे पहुंच गई है। वो गांव नींद गांव है, वो हमारा जन्मभूमि है, बस्तिया हाँ पर जो है ना। हाँ, और दूसरा है ये गिर गए हम। तीसरी है हमें रोड की जरूरत। अब हम चल नहीं पाते हैं, कैसे जाएं, कैसे ऊपर नीचे। आजकल हर जगह रोड की व्यवस्था है। यहाँ रोड कटवाई हमने, विधायक जब पहला गए तेरी विधायक थे, उन्होंने रोड कटवाई। तो अब उसकी भी तो हमें चाहिए, मरम्मत चाहिए हमें उसकी भी। तो हमें आगे हमें ऐसी जरूरत है कि जो उसको ठीक करके हमें यहाँ चलने लायक हो जाएगी। खेती करते तो सोंगर और बंदर नहीं रख रहे हैं, और कहीं लेबरी करते वो काम नहीं ठहरा, वैसे ही भूख मर रहे आदमी हैं। यहाँ पर लोगों की 2 तरह की मांगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें सड़क चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ से विस्थापन चाहिए। मतलब दोनों में से क्या क्या किया जा सकता है? सोल्यूशन क्या है? सड़क चाहिए तो विस्थापन क्यों? अगर विस्थापन हो रहा है तो सड़क क्यों? ऐसा है, हमको पहले तो रोड आने के लिए रोड की तो खास जरूरत है रोड की जी। आप देख लीजिए, रोड से आए हो, हर गांव में रोड चली गई है। हमारे यहाँ
रोड का आप ये देख लीजिए कि रोड की कितनी परेशानी है। कोई भी आदमी किसी को परेशानी होगी, यहाँ से लकड़ी के डोली में बांध के ऊपर रोड में चढ़ाना पड़ता जो है। अभी कैजुअलिटी हुई है उसके बारे में बताएं। अच्छा, डोली में लेके हाँ बताइए ना। अब यहाँ से जब घरवाली को चोट आई तो और यहाँ से ले जाने में कितने आदमी को तो खुदामद करना पड़ी, बाहर से भी बुलाने पड़े हैं। और रोड की तो कोई यहाँ वो ठहरी नहीं। और यहाँ से रोड में ले गए तो रोड से फिर वहाँ चंपावत फोन किया, वहाँ से गाड़ी मंगाई, यहाँ फिर चंपावत में पहुँचे जिले में। वहाँ हॉस्पिटल ले गए तो फिर वहाँ से रेफर कर दिया हल्द्वानी। यहाँ तो कोई साधन ही नहीं था, न डॉक्टरों, हाँ न डॉक्टरों का साधन था यहाँ, और कुछ नहीं था। चंपावत में वो कमरा किराया लेके वहाँ रहे हैं। 4,000 रुपया महीने की किराया दिया। ये सबको सब परेशानी तो ठहरी। ये बताना चाहूँ, इनकी वाइफ आपको आज 11 दिन हुए एक्सपायर हुए। वो पेड़ से गिर गई थी, तो समय पर इलाज न मिलने के कारण और सड़क की सुविधा न होने के कारण ये उस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? दीपा भट्ट। कितने में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो आप? अच्छा, तो क्या कहना चाहते हो आप इस वीडियो के माध्यम से? बोलो क्या कहना चाहते हो। इस गांव में स्कूल हो या रोड हो? रोड चाहिए आपको? स्कूल भी चाहिए, रोड भी चाहिए। चलिए, अब आपकी आवाज़ में जहाँ तक मेरे चैनल के माध्यम से पहुँच सके आपकी पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। और कौन है? और किस किस के बच्चे हैं? गांव वालों की बातें सुनते सुनते हमारे जहन में कई प्रश्न उठने लगे। इतनी संभावनाओं के बाद भी ये गांव अगर दुनिया से कटा है तो इसके लिए कौन दोषी है? सरकार, प्रशासन या खुद ये गांव के लोग, जिन्होंने वोट डालकर झूठे आश्वासन देने वाले नेताओं को जितवाकर अपना माननीय बनाया? मझेड़ा गांव के लोग किस पर गर्व करें, अपने भारतीय होने पर या अपने उत्तराखंडी होने पर? क्या हम पहाड़वासी समस्याओं को झेलने और आपदाओं में मरने के लिए ही बने हैं? सवाल मुश्किल जरूर है, लेकिन जवाब की मांग जरूर करता है। उन नीति नियंताओं से जो लोग चुनावी मौसम में हम पहाड़ वालों के सच्चे हितैषी बनकर हमारे आगे वोट मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। गांव के लोगों ने अगर कोई सामान भी बाजार से लाना हो तो नेपाली मजदूरों या खच्चरों को भारी भरकम किराया देकर मंगवाना पड़ता है, वरना लोग खुद धौन या चंपावत से कंधे में सामान बोक कर लाते हैं। और भाई क्या हाल है? ठीक है? हैं? तो मैं निकल पड़ा हूँ वापस सड़क की तरफ, और काफ़ी दुर्गम रास्ता है, आप देख सकते हैं। और इस पूरे गांव में रास्तों की समस्या एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब मैं कहूँगा। जितना सुंदर ये गांव है उस हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, बरसात के समय ये जो रौला है ये किस तरह से आता होगा, लोग कैसे जाते होंगे, और बरसात में वो कैसे जाते होंगे, कितना उनका बरसातों के दिन कितना उनका ब्रेक होता होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं इन रास्तों की हालत को देखते हुए। तो चलते चलते इन रास्तों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना भी ज़रूरी था। ये देखिए, ये अभी नॉर्मल सामान्य दिन है, ये अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं। अभी बरसात आने में लगभग 1.5 महीना अभी बाकी है। 1.5 महीने जब बरसातें शुरू हो जाएंगी उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इन गांव वालों को अपनी समस्याओं के साथ जीवन जीने की मुझे लगता है आदत पड़ चुकी है। किसी न किसी जरिए से इनकी आवाज़ उठाना बेहद नितांत आवश्यकता है। आज के इस हाईटेक युग में हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तो इन गाँव की तस्वीर हमें मुँह चढ़ाती है। ये देखिए, दोस्तों, ये था आज का हमारा विषय, पहाड़ों में पलायन की समस्या को लेकर। उम्मीद है आपको ये विषय जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए,
जहां जहां आपके रिश्तेदार नातेदार इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव से संबंध रखते हों, उन सब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जन उपयोगी विषय पर बनी वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और पहला।